आज की क्लास में मैं आपको क्लियर कराने जा रही हूँ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन और क्वेरी जो आपके दिमाग में होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। इसको ऐसे समझिए, मैंने यहाँ पे एक प्लांट बनाया, ठीक है, और ये जो प्लांट है इसको हार्म करने का काम यहाँ पे एक इंसेक्ट कर रहा है। सपोज कीजिए ये जो इंसेक्ट है ये इस प्लांट को हार्म करने का काम करता है। अगर हम इसको किल करने के लिए कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्लश होता हुआ अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा, और जब वो फ्लश होता हुआ अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा तो हमारे इकोसिस्टम को भी हार्म पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, इसी को किल करने के लिए क्यों ना हम किसी बायोलॉजिकल एजेंट को उठा के लेके आए। तो क्योंकि अब मान लीजिए कि ये स्पीशीज ए है और इसको किल करने के लिए सपोज कीजिए कि हम कोई बर्ड लेके आए कहीं से, ठीक है, तो ये जो बर्ड है अब ये बी है, तो ये इस इंसेक्ट को किल करने का काम कर रही है। तो ये जो है ना ये अब बायो कंट्रोल एजेंट की कैटेगरी में आ गई। ये बर्ड किस कैटेगरी में आ गई, बायो कंट्रोल एजेंट के। ठीक है, तो बायो कंट्रोल का मतलब ये है कि यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस। चाहे तो आप प्लांट डिजीज को कंट्रोल कीजिए, चाहे आप प्लांट पेस्ट को कंट्रोल कीजिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, समझ तो आपको आ ही गया होगा, साधारण भाषा में आपको समझा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा नोट करते चलेंगे, ज्यादा नहीं लिखूंगी मैं, तो आगे लिख लीजिए। इसमें बायो कंट्रोल रेफर्स टू बायो कंट्रोल बायो कंट्रोल बायो कंट्रोल थोड़ा हैंग कर रही है, refers to the use of biological methods biological methods biological methods for controlling controlling plant diseases and pests, controlling plant diseases and पेस्ट। प्लांट के डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने का ये काम करता है, जैसी कहानी मैंने अभी आपको समझाई। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसका रोल कहाँ है, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल कहाँ है, एग्रीकल्चर में हम लोग इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसको बोला जाता है कि ये क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसका मतलब है कि हमने फूड चेन की पहले पढ़ाई करी, हमने पढ़ा कि अगर यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर है, यहाँ टर्शरी कंज्यूमर है, तो यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके ऊपर कौन सर्वाइव करता है, उसके ऊपर कौन सर्वाइव करता है। तो इसी मैकेनिज्म का पता लगाते हुए हमने एक दूसरे को किल करने वाले को ढूंढ लिया है, और वहां पे बस हम उसको अप्लाई कर देते हैं। तो हम अपनी तरफ से किसी केमिकल का या हम खुद जानबूझकर किसी को किल करने का काम तो कर नहीं रहे हैं। तो जिसकी वजह से बोला जाता है कि ये क्या है, काफी एक बहुत ही वाइज और होलिस्टिक अप्रोच है, जहां पे हम क्या करते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म का प्रीडेटर कौन है, पेस्ट कौन है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, इन सब चीजों की पढ़ाई करके हम लोग उसको क्लियर करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को बीटल्स जो होते हैं ना, ठीक है, बीटल्स जो जो ये है, देखिए इसमें तो बीटल्स बना हुआ भी है, ये रहा। ऐसे जो ब्लैक और रेड मार्किंग के साथ जो बीटल्स होते हैं ना, ठीक है, तो बीटल्स जो है इसको क्या करेगा, मतलब बीटल्स को अगर आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो लेडी बर्ड जो है इन बीटल्स को हटाने का यहाँ से काम करती है। ठीक है, तो लोग फटाफट नोट करते जाते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है एग्जाम्पल के तौर पे, इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए। देखिए लेडी बर्ड जो है,
एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिखिए इसके द लेडी बर्ड, द लेडी बर्ड is used to get rid of aphids, एफिड्स को खत्म करने का काम करती है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, ड्रैगन फ्लाइज आर यूज्ड टू गेट रिड ऑफ, अगर कहीं पे मच्छर मॉस्किटो बहुत ज्यादा है तो वहां पे हम लोग ड्रैगन फ्लाइज को अगर रिलीज करते हैं तो मॉस्किटो को वो किल करने का काम करेगा। गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज, ये क्या करेगा, मॉस्किटोज को वहां से फिनिश करने का काम करेगा। ठीक है, सबसे क्लासिक एग्जांपल जो कि मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर 12 में पढ़ाया हुआ था, बीटी कॉटन का, बहुत अच्छे से आपको स्टोरी पता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का। तो वहां पे हम लोग एक बैक्टीरिया जो है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को हम लोग करते क्या है, जो वॉर्म्स वगैरह होते हैं, बॉल वॉर्म्स वगैरह होते हैं, उनको किल करने के लिए हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए, द बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। नेक्स्ट लिख लीजिए, द बैक्टीरिया बैसिलस, BACILLUS, the bacteria Bacillus thuringiensis, THURINGIENSIS, the bacteria Bacillus thuringiensis। इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, BT लिखा जाएगा हर जगह, बी कैपिटल B एंड स्मॉल t, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिटन एज BT, द बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बैक्टीरिया है तो R कर देते हैं, आर यूज्ड टू गेट, आर यूज्ड टू are used to get rid of bollworms, इसको ये हटाने का काम करता, bollworms from cotton plants, from cotton प्लांट से इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं और इसके स्पोर्स बिकते हैं मार्केट में, उसको पानी में घोल के उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, फिर बॉल वर्म्स जो है वहां पे फिर कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी देखने को नहीं मिलते। ठीक है, ये क्लासिक एग्जाम्पल है और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। चैप्टर 12 में कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है मैं फिर से आपको डिटेल करूंगी। अभी आपको छोटी सी बात ये याद रखनी, कहानी ये है कि अगर कहीं पे कोई कॉटन प्लांट है, वहां पे कॉटन जिसमें बन रहा होता है, इसको वहां पे इस कॉटन को नुकसान पहुंचाने का काम बॉल वर्म्स करते हैं और इस बॉल वर्म को किल करने के लिए हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, जो कि बॉल वर्म को वहां से किल करके फिनिश फाइनली खत्म करने का काम करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अगला एग्जाम्पल, हम लोग सब क्या देख रहे हैं, ये सब क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हम बायो कंट्रोल एजेंट्स की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा आर फ्री लिविंग फंजाई, ऐसे लिखिए, ट्राइकोडर्मा
ट्राइकोडर्मा आर free living fungi which are used in treatment of plant diseases, used in treatment of plant diseases, प्लांट डिजीज को खत्म करने का ये काम करता है। ठीक है, तो ये ट्राइकोडर्मा आपको याद रहेगा। तो ये भी यानी क्या मतलब हुआ, मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि ये बायो कंट्रोल एजेंट है बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस का। इसको दूसरी भाषा में क्या बोला जा सकता है कि ट्राइकोडर्मा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइकोडर्मा आर effective biocontrol agents of various plant pathogens। ऐसे कर लीजिए, वेरियस, आप समझ आया, बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ वेरियस प्लांट पैथोजेंस। थोड़ा हैंग कर रहा है, तब तक आप लिख लीजिए, वेरियस प्लांट पैथोजेंस हो गया बस, प्लांट पैथोजेंस। एक नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बायो फर्टिलाइजर पे चलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। हो गया ये? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट चल रही हूँ मैं। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और नीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया। अभी तक मैंने आपको जितने बायो कंट्रोल एजेंट बताए ना, उसमें सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है वो बैक्यूलोवायरसेस पूछा गया है। बैक्यूलोवायरसेस, खासियत क्या है इसकी, बैक्यूलोवायरसेस। ठीक है, तो ये बैक्यूलोवायरसेस जो है, इसका फेवरेट कौन है? इसका फेवरेट है इंसेक्ट और ऑर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो बैक्यूलोवायरसेस आर pathogens that attacks insects and, अब इंसेक्ट किसको बिलोंग करता है? बच्चे को पता है, इंसेक्ट ऑर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। तो इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थ्रोपोड्स, ARTHROPODS। ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो फाइलम है, मतलब जिसके ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वो ऑर्थ्रोपोड्स हैं। ठीक है, तो इसको बैक्यूलोवायरस को हमने बोला कि अच्छा हमें मिल गया ये, हमें ये ऐसा फ्रेंड मिल गया, कहावत नहीं है कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है उसको हम दोस्त बना लेते हैं, है ना। तो बैक्यूलोवायरसेस जो है ये पैथोजन किसका है? इंसेक्ट का और ऑर्थ्रोपोड्स का, मतलब पूरे ऑर्थ्रोपोड्स का। तो अगर हमें कोई ऑर्थ्रोपोडा परेशान करने का काम करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? पकड़ के लाएंगे बैक्यूलोवायरसेस को। ठीक है, और बैक्यूलोवायरस जो है ये किस जीनस को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है न्यूक्लियोपॉलीहेट्रोवायरस को। ठीक है, तो ये किसको, इसका जीनस क्या है? न्यूक्लियोपॉलीहेट्रोवायरस। ऐसे लिख लीजिए, जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेट्रोवायरस। और सबसे अच्छी खासियत क्या है कि ये बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम पे काम करता है और इतने एक्सीलेंट स्पीशीज स्पेसिफिक है कि ये किसी और ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं पहुंचाते। इसका कोई भी हार्म जो है
या नेगेटिव इफेक्ट इसका ना तो किसी मैमल पे देखा गया है, ना प्लांट पे देखा गया है, ना फिश पे देखा गया है। तो सिर्फ मैं इसके लिए एक जो कहते नहीं है कि मल्टीपल बातों के लिए सिर्फ एक ही बात लिखूंगी कि ये क्या होता है, ये स्पीशीज नैरो स्पेक्ट्रम एंड स्पीशीज स्पेसिफिक, बस आप इतने से ही समझ जाएंगे। नैरो, ये इसका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, काफी नैरो रेंज में काम करेगा, इसको छोड़ के किसी और को हार्म नहीं करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम एंड स्पीशीज स्पेसिफिक, स्पीशीज स्पेसिफिक, बस खत्म। तो ये आपने बायो कंट्रोल एजेंट्स देखे, क्या देखा आपने, बायो कंट्रोल एजेंट देखा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे है, एक टर्म छोटा सा है, बहुत ज्यादा तो मैं डिटेल नहीं करूंगी, बट आपको सीखना चाहिए कि व्हाट इज दिस। हम लोग जब ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते थे ना, तो हमें ये लिखा रहता था, राइट अ नोट ऑन आईपीएम। 15 मार्क्स का नोट, 15 नंबर का नोट हम लोगों को एग्जाम में दिया जाता था। तो आईपीएम हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को। आईपीएम हम किसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है सो सीखिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किसको बोलते हैं सो देखिए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप बहुत सारे पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऐसे समझिए, इसको मैंने यहाँ पे एक पौधा बनाया, ठीक है, प्लांट बनाया, बहुत सारी ब्रांचिंग बना दी इसकी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पता चला कि इसको जो है स्पीशीज ए भी हार्म कर रहा है, इसको स्पीशीज बी भी हार्म कर रहा है, इसको स्पीशीज सी भी हार्म कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब ये सारे मिलकर इसको हार्म कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो चैलेंज बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो जब चैलेंज हमारे लिए बड़ा हो गया, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा कि सबका हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन इन सब को हार्म करने का काम करता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में अब हमें इस ए को ऐसे समझिए, इस ए को कौन, ए को मान लीजिए डी किल करेगा, तो हमें डी भी खोज के लाना पड़ेगा। सी को मान लीजिए ई किल करेगा, हमें ई भी खोज के, लेकिन ई ए को बी को नहीं, सिर्फ सी को खाएगा बस, ठीक है। देन क्या है, हम लोगों के पास मान लीजिए एफ है, वो बी को हार्म करेगा, बी को यहाँ से खत्म करेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम पेस्ट मैनेजमेंट को कंप्लीटली, हम लोग फूड चेन की पढ़ाई करके, फूड चेन को समझ के ही इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। जिसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है इसका, वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर लेगा। और ये काफी इन्वायरमेंटली सेंसिटिव अप्रोच इसको माना जाता है, क्योंकि हम इतना ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे कि किसी को इकोसिस्टम में सरवाइव करने वाले किसी अदर ऑर्गेनिज्म को रत्ती भर का भी कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो एक लाइन बस इसमें लिख लीजिए, आईपीएम, हो सकता है एक नंबर का आपको पूछ लिया जाए तो आप लिख लीजिए आईपीएम, शॉर्ट में लिखती हूँ मैं आईपीएम, बार बार क्या लिखूं, आईपीएम इज एन इफेक्टिव एंड environmentally and environmentally sensitive approach, sensitive approach, sensitive ROACH, sensitive approach to pest management, to pest management, pest management, ठीक है, that relies, that relies on a combination of, on a combination of common sense, common sense
प्रैक्टिसेस। बस हो गया ही, मतलब आपको अपना यहाँ पे कॉमन सेंस दिमाग लगाना है। प्रैक्टिसेस, चलिए हो गया। लास्ट टॉपिक पे मूव कर रही हूँ, इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे मूव कर रही हूँ मैं। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जितनी डिटेलिंग हो सकती थी मैंने आपको किया है। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा इस पेज में। बहन कर रही है, चलिए इसका स्क्रीन, एक मिनट इसको मैं सेट कर दूं, पहले ज्यादा ही मूव कर रहा है। कितना ज्यादा मूव कर रहा है, मैं तो 1 इंच से भी कम अपना हाथ मूव कर रही हूँ। चलिए हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। लास्ट टॉपिक पे मैं चल रही हूँ, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। हो गया, चलिए लास्ट टॉपिक है, दैट इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। आपको 11th क्लास की याद आ रही होगी, जैसे ही जिक्र आता है हम बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म पे देख जरूर रहे हैं, लेकिन हम किसको देख रहे हैं? तो माइक्रोब्स को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? माइक्रोब्स को देख रहे हैं, ठीक है। और बायो फर्टिलाइजर का मतलब है कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का रोल सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं, ऐसे लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन तो आपने बहुत सुन रखा है, शॉर्ट में फटाफट लिखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसको आने दीजिए, उसके बाद लिख लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और इसका आपने नाम पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में भी आपने देखा था, दैट इज एजोस्पाइरिलम, AZOSPIRILLUM, एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गए, ठीक है। देन हम लोगों के पास है यहाँ पे टी के बाद एजोटो, BACTER, एजोटोबैक्टर, इसका लिखिए नाम, ठीक है। यानी कि ये सॉइल को क्या करते हैं? नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, helps in soil enrichment, with नाइट्रोजन। ये इसका इंपॉर्टेंट रोल हो गया, ठीक है। या हेल्प्स इन इंक्रीजमेंट ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब माइकोराइजा याद दिलाती हूँ मैं आपको, ये भी आपने 11th क्लास में ही पढ़ा था, MYCORRHIZA। अच्छा, आपने क्या पढ़ा था कि माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, मैं यही प्लस लिख रही हूँ, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स विद फंजाई। ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ भाई देखो, इसको माइकोराइजा बोलते हैं, ये तो आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सीखना क्या है कि माइकोराइजा में जो फंजाई है, माइकोराइजा में क्या है, जो फंजाई है वो किस जीनस का है? जीनस ग्लोमस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐसे करके,
GLOMUS, ग्लोमस है इसका, क्या है, ग्लोमस है, ठीक है। तो फंजाई जो है ये फॉस्फोरस कंटेंट जो है वो सोयल से खींच के प्लांट को देने का काम करता है, ठीक है। आगे जब हम लोग और देखते हैं कुछ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बैक्टीरिया को जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है, जब आप साइनोबैक्टीरिया की पढ़ाई कर रहे थे। अदर एग्जांपल्स में देख लीजिए, साइनोबैक्टीरिया का मैं एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे। चलिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का भी लिख लीजिए। साइनोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती हैं। नॉस्टॉक एनाबिना याद आ रहा होगा आपको, नॉस्टॉक एनाबिना, नॉस्टॉक एनाबिना ऑसिलेटोरिया, OSCILLATORIA ऑसिलेटोरिया एंड ऑसिलेटोरिया, ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह जो है ये सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाने का काम करेगा और ये उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम भी करता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने सीखा कि अगर हम इस तरीके से, ये लास्ट टॉपिक में हमने क्या सीखा कि हम इस तरीके से अगर माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें आगे जाके बहुत ज्यादा केमिकल्स के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा और हम माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंड करके ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ, ओवर हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराती हूँ। इस चैप्टर में कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल? हाँ मैम। यस मैम। चलिए ठीक है।